हेलो प्यारे बच्चों, मैं राजेंद्र कामत एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ आज। और आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश का चैप्टर 2, जिसका टाइटल है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर लेकर आया हूँ। और इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन विथ डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो देखने और सुनने के बाद आपको इस चैप्टर के बारे में जो भी चीज़ें जानना या समझना है, आप उसको पूरी तरह से जान और समझ लेंगे और ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया आप वीडियो को पूरा देखें, तभी इस चैप्टर में दिए गए सारे जो सब्जेक्ट मैटर हैं वो आपके समझ में आएगा और तब ही आप फर्दर इसके जो भी क्वेश्चंस हैं उसका आंसर ईमानदारी से कर पाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो भी वीडियोस में डालूं इसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप इस वीडियो को देख सकें, सीख सकें, पढ़ाई कर सकें। और मैं हर तरह के मटेरियल जो आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम्स हो, यानी जो 11-12 हो, उसके लिए मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से देता रहूँगा, आप तक पहुँचाता रहूँगा। और जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आप लोगों को पता ही है कि केवल इंग्लिश ही नहीं, बाकी अदर्स जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें अगर भी आपको प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर करूँगा। जहाँ तक हो सकेगा मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। तो प्यारे बच्चों, अब स्टार्ट करने से पहले इस लेसन को एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। देखें, अब इस चैप्टर का जो टाइटल है वो है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, यानी हम मरने से नहीं डरते हैं। कब? इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम सभी एक साथ हैं। तो मेरा प्रश्न ये है आप लोगों से, ये तो आप सब कोई मानते हैं कि मरने से सबको डर लगता है। हालांकि कुछ लोग आप लोग कहेंगे नहीं हमको डर नहीं लगता है, मे भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बहुत निर्भीक होते हैं, निडर होते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि मौत एक ऐसा वर्ड है जिससे दुनिया के सारे लोग, चाहे वो कितने भी पावरफुल हों, उनको डर लगता है। लेकिन प्रश्न ये है कि आखिर हम मरने से डरते क्यों हैं, जब हमें ये पता है कि अगर जन्म लिया है तो फिर मौत तो आनी निश्चित है ना बच्चों? आप भी सोचेंगे, बात तो सही कह रहे हैं कि जब जन्म लिया है तो मौत तो आएगी, फिर हम इस मौत से डरते क्यों हैं? तो आप इसका आंसर बता सकते हो क्या? हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग इसका अलग अलग तरीके से जवाब दें। मेरा ये मानना है कि मौत से जो हमें डर लगता है तो उसका एक और सिर्फ एक वजह है, और वह वजह है अपनों को खोने का डर। यानी हम ये सोचते हैं कि मेरे अपने तो यही रहेंगे और मैं मर जाऊंगा या मर जाऊंगी, फिर पता नहीं मेरा जो आत्मा है वो कहाँ चला जाएगा, कौन सा लोग, कौन सा परलोक, कहाँ जाएगा, क्या होगा, मैं अपने फैमिली मेम्बर के साथ नहीं रह पाऊंगा या रह पाऊंगी। और ये जो सोच है हमें डरा देता है। ठीक है, आप अक्सर देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जो सुसाइड कर लेते हैं। अभी आप देखेंगे जो सुशांत सिंह राजपूत का केस चल रहा है, काफ़ी हाईलाइटेड केस है। और अभी बहुत सारे ऐसे घटनाएं हम अक्सर सुनते हैं, पढ़ते हैं कि किसी युवा ने सुसाइड कर लिया। उसके पीछे एक बहुत बड़ा जो आजकल का ट्रेंड है वह है प्रेम प्रसंग, लव अफेयर्स। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एडोलसेंस में, किशोरावस्था में प्यार की परिभाषा को समझ नहीं पाते, और जब पेरेंट्स उनको अलग कर देते हैं तो इतने डिप्रेस्ड हो जाते हैं, उनको लगता है कि उनकी दुनिया ही उनसे छिन गई है, उनका दुनिया ही समाप्त हो गया है। और तब इस दुनिया में जीने से अच्छा वो मरना बेहतर समझते हैं। और अक्सर लोग कभी तो फांसी लगा लेते हैं, किसी ऊंचे बिल्डिंग के छत पे चढ़ के कूद जाते हैं, रेलवे ट्रैक में जाके कट जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चों, उनके अंदर जो मौत का डर था वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया, तभी तो वो ऐसा कर पाए ना। अदरवाइज एक छोटा सा उंगली भी कट जाता है कभी ब्लेड से तो इतना सारा दर्द होता है जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो आखिर क्या वजह है कि लोग मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं? तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक फैक्टर काम कर रहा है कि जब अपनों का साथ छूट जाता है तो मौत से भी डर
नहीं लगती है। तो यही इस चैप्टर का थीम है बच्चों, ठीक है। इस कहानी के जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो कुछ इस सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ पर उनको ये लगने लगता है कि अब उनकी मौत तो होगी ही होगी, लेकिन चूंकि वो सारे लोग एक साथ होते हैं इसलिए उन लोगों के अंदर जो मौत का डर है वो एक हद तक कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। तो वो सिचुएशन क्या है, कहानी क्या है, आइए मैं आपको लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। चलिए आप मेरे साथ, सबसे पहले हम इसका जो लाइन्स है उस लाइन्स को पढ़ते हैं। आप यहाँ से देखें इसका फर्स्ट लाइन। इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी, सन जोनाथन 6, daughter Sujan 7 and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years, we had spent all our leisure time honing our seafaring skill in British waters. Our boat, Wave Walker, a 23-meter, 30-ton wooden-hulled beauty, had been professionally built, and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. See, in this paragraph, some difficult words are there, and I have selected some of them. You can see the meaning of these words. Voyage means a long journey by sea or space. Leisure, this is known as a free time. Honing, honing is a word, means sharpen or improving. Seafaring means regularly traveling by sea. Honing our seafaring skill means improving the skills required to travel by sea. And wooden hulled, a watertight body of a ship. So these are the difficult words which have been used in this paragraph, and I think you know now the meaning of these words. Okay, now I will explain what the meaning of this paragraph in English as well as in Hindi. Listen it first in English. The narrator, 37-year-old businessman, along with his wife Mary and 2 children, Jonathan, age 6, and Susan, age 7, went on a voyage on their ship in July 1976. कहानी जो है प्यारे बच्चों, एक 37 साल के बिजनेसमैन हैं जिनके साथ उनकी वाइफ और 2 बच्चे हैं। जोनाथन जो 6 साल का है और सुजैन जो 7 साल की है। ये दोनों उनके साथ जुलाई महीने 1976 ईस्वी में एक समुद्री यात्रा, वॉयज यहाँ पर है, वॉयज सी वॉयज है, समुद्री यात्रा शिप के माध्यम से उन्होंने शुरू किया। दे स्टार्टेड फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड, उन्होंने अपनी जर्नी प्लाईमाउथ नाम की जगह जो इंग्लैंड में वहाँ से स्टार्ट किया। दे वांटेड टू कंप्लीट द सी ट्रिप अराउंड द वर्ल्ड जस्ट लाइक द वन दैट हैड बीन कंप्लीटेड 200 ईयर्स अगो बाय द फेमस कैप्टन जेम्स कुक। आपने कभी ये पढ़ा होगा कि 200 साल पहले जेम्स कुक के द्वारा इस पूरे दुनिया की समुद्री यात्रा की गई थी। तो यह जो बिजनेसमैन थे उनका भी यही एक ड्रीम था कि जिस तरह से कैप्टन जेम्स कुक ने पूरे वर्ल्ड की यात्रा की थी सी के थ्रू, वो भी इसको पूरा करें, और इसलिए उन्होंने ये जर्नी स्टार्ट किया था। द नरेटर एंड हिज वाइफ स्पेंड 16 ईयर्स इंप्रूविंग देयर सीफारिंग स्किल। नरेटर और उसकी पत्नी ने 16 साल तक अपने ये जो स्किल है समुद्री यात्रा का स्किल उसको प्रैक्टिस किया था, इम्प्रूव किया था, निखारा था। दे गॉट ए शिप बिल्ट प्रोफेशनली, ए 23 मीटर लॉन्ग 30 टन हैवी वुडन हल्ड कॉल्ड वेव वाकर। उन्होंने बहुत सारा पैसा लगाकर एक शिप बनवाया जो 23 मीटर लंबा और 30 टन लकड़ी से बना हुआ था, और नाम था उसका वेव वाकर। दे टुक सेवरल मंथ्स टू टेस्ट इट इन द रफेस्ट ऑफ वेदर्स, और उन्होंने महीनों उस बोट का टेस्ट किया था ख़राब से ख़राब मौसम में समुद्र में ले जाकर। और इन सारी चीज़ों में उनको ये लगा कि उनका ये जो वेव वाकर है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बोट था और वो किसी भी कंडीशन में इसके थ्रू सी वॉयज कर सकते थे। ठीक है बच्चों, फर्स्ट पैराग्राफ समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। चलिए अब आते हैं सेकंड पैराग्राफ।
देखिए बच्चों, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप नहीं देखेंगे तो आपको पूरा लेसन समझ में नहीं आएगा, और लेसन समझ में नहीं आएगा तो फिर आप इसके क्वेश्चंस आंसर्स को भी डील नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा काम नहीं है, किताब नहीं पढ़ना है, क्योंकि वीडियो के माध्यम से मैं इसको पढ़ भी रहा हूँ और उसको समझा भी रहा हूँ। तो आप स्क्रीन को देखें, पढ़ें भी, उसको सुने भी। तो ऐसे बच्चे जिनको पढ़ने में प्रॉब्लम है उनका प्रोनाउंसिएशन भी इम्प्रूव करेगा। और जो डिफ़िकल्ट वर्ड है मैं उसका भी मीनिंग दे रहा हूँ, आप उसे नोट करेंगे और फिर इसके मीनिंग को भी समझने का प्रयास करेंगे। आई थिंक इट इज़ अ वेरी बेस्ट मीडियम ऑफ टीचिंग, बिकॉज इन द क्लासरूम यू कैन hear anything once only, okay? But in this video, if suppose you do not understand a particular line or particular statement, then you can rewind the video and listen and see the same thing again and again. So in my point of view, I think this is a very best medium of teaching, स्पेशली फॉर द लिटरेचर पार्ट, ओके ना। सो आप लोग चलिए मेरे साथ फिर से आगे बढ़ते हैं। नाउ द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 year 1,05,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. There, before heading east, we took on 2 crewmen, American Larry Wiesel and Swiss Herb Sizzler, to help us tackle one of the world's roughest seas, the Southern Indian Ocean. On our second day of Cape Town, we began to encounter strong gales. For the next few weeks, they blew continuously. Gales did not worry me, but the size of the waves was alarming, up to 15 meters, as high as our main mast. Now, two important words are there in this para. The first is gales, a very strong wind. Basically, a very strong wind which occurs in oceans or region of seas is basically known as gales. And the mast, a tall upright structure on a boat or ship. I think you have seen a long white cloth, generally hung with some bamboo like pole, tightly tightly attached with some other part of the boat. And this cloth is basically used to stop the speed of the wind, and then the force generated here, that force is used to move the boat smoothly in the sea, and that part of the boat is known as mast, okay? So the meaning of this paragraph is, see the lines here. The initial phase of the 3 year long journey of 1,05,000 kilometer passed pleasantly. लगभग 1,05,000 किलोमीटर डिस्टेंस जो इनको ट्रेवल करना था, इसका जो फर्स्ट फेज था, यानी कुछ डिस्टेंस इन्होंने बहुत ही स्मूथली, बहुत ही खुशीपूर्वक उसको ट्रेवल कर लिया। दे सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, यानी वेस्ट कोस्ट यानी पश्चिमी समुद्री तट से, अफ्रीका के पश्चिमी समुद्री तट से केप टाउन तक का जो सफ़र था ये काफ़ी अच्छा था, बिना इंटरप्शन के इन्होंने कर लिया। द नरेटर हायर 2 crewmen बिफोर हेडिंग टूवर्ड्स द ईस्ट टू टैकल द रफेस्ट सी, द साउदर्न इंडियन ओशन। जो साउदर्न इंडियन ओशन है, इसका जो वेदर है काफ़ी रफ होता है बच्चों। तो नरेटर ने यहाँ पे 2 स्पेशल पर्सन, 2 क्रूमैन को हायर किया, जो अगर कोई प्रॉब्लम होता है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन आता है तो उसमें उनको मदद करेगा सेलिंग में। एंड देयर नेम्स वर लैरी विजिल एन अमेरिकन एंड हर्ब सिजलर अ स्विस। 2 व्यक्ति थे, पहला का नाम था लैरी विजिल, ये एक अमेरिकन था, और दूसरा जो व्यक्ति थे उनका नाम था हर्ब सिजलर, ये एक स्विस व्यक्ति थे, स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे। दोनों बहुत ही परफेक्ट क्रू थे, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस थे सी वॉइस को लेकर। ऑन द सेकेंड डे इन केप टाउन दे इनकाउंटर्ड ए स्ट्रॉन्ग विंड विच कंटिन्यूड फॉर सेवरल वीक्स। सेकेंड डे जब वो केप टाउन पहुँचे हैं तो अचानक से उनका सामना जो है एक बहुत ही तेज़ चलने वाले हवा से, स्ट्रॉन्ग विंड से हुआ है, और ये हवा जो है कई हफ्तों तक वहाँ पर चला है। ए स्ट्रॉन्ग विंड
was not a problem, but 15 meters high waves, which were the height of the mast, worried the narrator. एक्चुअली जब तेज़ हवाएं चलने स्टार्ट हुई तो नरेटर जो थे यानी उनको बहुत ज़्यादा परेशानी तो उससे नहीं हुआ, लेकिन मुख्य जो परेशानी उनको हुआ वो उस हवा के कारण समुद्र में लगभग 15 मीटर ऊंची जो तरंगे उठने लगी, वो तरंगे बहुत ही घातक, बहुत ही फैटल, बहुत ही खतरनाक थी, जो उनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती थी। तो जो स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो हो रहा था उससे तो डर नहीं लग रहा था, बट ये जो 15 मीटर ऊंची हाँ तरंगे उठने लगी, इससे जो नरेटर थे वो थोड़ा भयभीत हो गए। नाउ December 25 found us 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन, यानी दिसंबर 25 तक लगभग 3,500 किलोमीटर की यात्रा जो पूर्व केप टाउन तक का था ये लोग तय कर चुके थे। डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर, चूँकि वेदर इसके बावजूद कि वेदर बहुत ख़राब था। वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विथ ए क्रिसमस ट्री। ये जो समुद्री यात्रा कर रहे थे इन्होंने अपने क्रिसमस को भी वहीं पर सेलिब्रेट किया और बहुत ही अच्छे ढंग से सेलिब्रेट किया। न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर। 1 जनवरी का दिन आ चुका था, नया साल का दिन था, सारे लोग खुश थे क्रू मेंबर्स, लेकिन जो वेदर था उसमें कोई इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं पड़ रहा था, वेदर और भी ख़राब ही होता चला जा रहा था। बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून। लेकिन उस बोट में बैठे हुए सारे लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि जल्द ही मौसम शायद ठीक हो जाए। एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स। हाँ, चेंज तो हुआ मौसम, लेकिन अच्छा होने के बजाय ये और ज़्यादा ख़राब हो गया, वर्स हो गया। एट डाउन ऑन जनवरी 2 द वेव्स वर गिग्नेटिक। 2 जनवरी की सुबह गिग्नेटिक यानी गगनचुंबी तरंगे उठनी शुरू हो गई। वी वर सेलिंग विथ ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जीप एंड वर स्टिल मेकिंग 8 knots. As the ship rose to the top of each wave, we could see endless, enormous sea rolling towards us, and the screaming of the wind and spray was painful to the ears. To slow the boat down, we dropped the storm jeep and lashed a heavy mooring rope in a loop across the stern. Then we double lashed everything, went through our life raft reel, attached lifelines, donned oilskins and life jackets, and waited. See some important words which are used in sea voice and boats related here given. See the meaning of all of them. The first word is atrocious, means bad, of a very poor quality. Gigantic, huge, of a big size. Jib, a triangular staysail set forward the mast in a ship. एक ट्रायंगुलर आकार का मास्ट के नज़दीक ये पार्ट होता है और जिसको फंसाकर जो बोट है उसके स्पीड को थोड़ा कम या ज़्यादा किया जाता है। नॉट्स, ए यूनिट ऑफ स्पीड इक्वल टू 1 नॉटिकल माइल पर आवर। जैसे आप समुद्र में जब यात्रा करते हैं बोट के थ्रू तो उसका स्पीड को जो हम लोग मेजर करते हैं तो वहाँ पर नॉट में मेजर करते हैं। जैसे मान लीजिए लीनियर इक्वेशन में बच्चे आप लोग पढ़ रहे होंगे फिजिक्स में कि अगर वेलोसिटी या स्पीड का आपसे यूनिट पूछा जाता है तो आप मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर आप कहते हैं। तो ठीक उसी तरह से ये बोट जब ट्रेवल करता है तो ये जो 1 नॉटिकल माइल पर आवर है उसको 1 नॉट कहा जाता है, ठीक है। एंड यूज स्पेशली ऑफ शिप्स, एयरक्राफ्ट और विंड्स, यानी शिप, एयरक्राफ्ट और विंड के स्पीड को जनरली एक्सप्रेस करने के लिए नॉट्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एनॉर्मस, एनॉर्मस का मतलब है वेरी लार्ज साइज। लास्ट, टू हिट विथ अ लॉट ऑफ फोर्स, किसी चीज़ को हिट करना बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ। मूरिंग, द रोप्स, चेन्स और एंकर्स बाय और टू विच ए बोट, शिप और बाइंड फोर्स था यहाँ पे, सॉरी, इज मूर्ड, यानी मूरिंग कहते हैं कि किसी मोटी रस्सी या चेन या एंकर के थ्रू किसी चीज़ में इसको फंसाकर बोट के स्पीड को कंट्रोल करना, दैट इज कॉल्ड मूरिंग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों लूप, ए शेप प्रोड्यूस दैट बेंड्स राउंड एंड क्रॉस।
यानी कभी रस्सी को आप इस तरह से गोल, जैसे लोग फांसी लगाते हैं ना, गोल ऐसे बना के गले में फंसा लेते हैं, फंदा। तो लूप का मतलब फंदा होता है जो राउंड इन शेप होता है, ठीक है। या बेंट मतलब मुड़ा हुआ भी कह सकते हो आप। नेक्स्ट है स्टर्न, द बैक पार्ट ऑफ ए शिप और बोट। शिप का या बोट का जो पिछला वाला पार्ट है उसको स्टर्न कहते हैं। डोंट, डोंट का मतलब है पुट ऑन और ओढ़, किसी चीज़ को डालना या पहनना या ओढ़ना डोंट कहलाता है। ऑयल स्किन्स, हैवी कॉटन क्लोथ वाटर प्रूफ्ड विथ ऑयल, यानी कॉटन के बने हुए ऐसे कपड़े जो वाटर प्रूफ होते हैं। ऑयल्स उसमें इस तरह से मिक्सड होता है कि पानी की बूंदें अगर पड़ती है तो पानी की बूंदें छल कर नीचे गिर जाएंगी, आपके कपड़े को भीगा नहीं पाएंगी, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे बच्चों यहाँ पर। अब इसका मीनिंग हम लोग देख लेते हैं। ऑन दिसंबर 25 दे हैड ट्रेवल 3500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन। 25 दिसंबर को लगभग 3500 किलोमीटर की दूरी वो लोग तय कर चुके थे केप टाउन तक। दे सेलिब्रेटेड क्रिसमस टुगेदर डिस्पाइट द बैड वेदर। खराब मौसम के बावजूद भी उन्होंने क्रिसमस को बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया। द वेदर रिमेन्ड द सेम टिल न्यू ईयर्स डे बट दे होप्ड फॉर इट टू चेंज सून। उन्होंने ये उम्मीद करी कि हो सकता है न्यू ईयर तक मौसम सुधर जाए, इसमें बदलाव आ जाए। द वेदर कंडीशन वर्सेंड, बदलाव तो आया लेकिन सुधरने के बजाय और ख़राब हो गया मौसम। ऑन द अर्ली मॉर्निंग ऑफ जनवरी 2 द वेव्स वर वेरी ह्यूज। 2 जनवरी तक ये जो तरंगे थी समुद्र में उठने वाली, ये बहुत खतरनाक, बहुत विशाल हो चुकी थी। दे वर सेलिंग विथ ए स्मॉल स्टॉर्म जीप एट ए स्पीड ऑफ 8 नॉट्स। बोट का स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं था, केवल 8 नॉट स्पीड से ये चल रहा था। व्हेन द शिप वॉज सेलिंग विद द ह्यूज वेव्स दे कुड सी द ह्यूज सी इन फ्रंट ऑफ देम। जब ये आगे बढ़ रहे थे तो उन्होंने अपने सामने पूरे समुद्र को एकदम लहराते हुए उठते हुए महसूस किया। द नॉइज ऑफ द वेव्स एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स वॉज पेनफुल फॉर द ईयर्स। तरंगे इतनी जोर से उठ रही थी, लहरें इतनी जोर से उठ रही थी कि उसका जो आवाज़ था वो कानों में दर्द पैदा कर रहा था। दे ड्रॉप द स्टॉर्म जीप टू स्लो डाउन द शिप एंड हिट ए हैवी मूविंग रोप अक्रॉस द बैक पार्ट ऑफ द शिप इन ए लूप। उन्होंने जीप को मतलब बोट को स्लो करने के लिए जो हैवी रॉप्स होते हैं उसको बोट के पिछले वाले पार्ट पर फंदा बनाकर, लूप बनाकर उसको मूव किया और जो बोट का स्पीड था उसको कंट्रोल करने की कोशिश की, उसको स्लो डाउन करने की कोशिश की। दे लास्ट एवरीथिंग विद डबल फोर्स, और सारी चीज़ों को दुगनी फोर्स के साथ लैस कर दिया गया, मतलब बांध दिया गया, कंट्रोल कर लिया गया। दे पुट ऑन देयर ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स। उन्होंने अपने वो जो ऑयल स्किन्स कपड़े थे और जो लाइफ जैकेट, यानी कि अगर बोट डैमेज होता है, टूटता है, तो उसको पहनकर वो अपने जान बचा सकते थे, को उसको भी अपने बॉडी पे डाल लिया। अटैच लाइफ लाइन्स एंड वेंट थ्रू द लाइफ राफ्ट ड्रिल्स एंड वेटेड। और जो लाइफ लाइन्स के लिए ट्यूब्स इस्तेमाल किए जाते हैं उसको भी अपने बॉडी में फिट कर लिया और इंतज़ार करने लगे कि पता नहीं कब क्या हो। ठीक है बच्चों। The first indication of impending disaster came at about 6 p.m. with an ominous silence. The wind dropped and the sky immediately grew dark. There came a growing roar and an enormous cloud toward aft of the ship. With horror, I realized that it was not a cloud, but a wave like no other I had ever seen. It appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves, with a frightful breaking crest. Some important words are there here. First word is impending, about to happen, यानी कुछ होने वाला है तो उसको impending कहते हैं। Ominous silence, unpleasant और threatening silence, यानी ऐसी शांति जो एकदम भयावह हो, मतलब आपको ऐसा लगे कि अब कुछ भयानक होने वाला है और उससे पहले जो शांति छा जाती है उसको ominous silence कहते हैं। यानी अक्सर तूफान आने से पहले शांति छाया करता है। Aft, नियर द स्टर्न ऑफ द शिप, यानी शिप के पिछले वाले हिस्से के नज़दीक का जो पार्ट है उसको एप्ट बोला गया है। फ्राइटफुल, वेरी अनप्लेजेंट और शॉकिंग, बहुत ही ज़्यादा अनप्लेजेंट और शॉकिंग साउंड को हम लोग फ्राइटफुल साउंड भी कहते हैं। क्रेस्ट, रीच द टॉप ऑफ ए वेव, यानी वेव की जो सबसे ऊंचा वाला हिस्सा है उसको यहाँ पे क्रेस्ट बोलेंगे। जनरली क्रेस्ट हम लोग पहाड़ के या पहाड़ी के सबसे ऊंचे वाले पार्ट को, जो टॉप लेवल है, उसको हम लोग क्रेस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो लहर है इसके ऊपर वाले पार्ट को क्रेस्ट बोला गया है।
Now see the meaning of these lines. Around 6 p.m. an unpleasant silence rolled over. 6 बजे का समय था लगभग शाम का। अचानक से चारों तरफ शांति छा गई। जो समुद्री लहरें उठ रही थी कुछ देर के लिए शांत सी हो गई। इट वॉज एन इंडिकेशन ऑफ ए डिसास्टर विच वॉज अबाउट टू हैपन। और शायद ये आने वाले डिसास्टर कहते हैं प्रकृति के द्वारा लाया गया कहर, यानी समुद्र कुछ ऐसा बहुत खतरनाक चीज करने जा रहा था उससे पहले कि यह शांति थी। द विंड सडनली ड्रॉप्ड एंड द स्काई वॉज डार्कर विथ हैवी क्लाउड्स। हवाएं जो अभी तक तेजी से चल रही थी अचानक से रुक सी गई और सामने लगा एक विशाल काला बादल हमारे बोट की ओर बढ़ा चला आ रहा हो। ए ह्यूज क्लाउड वॉज कमिंग टुवर्ड्स द स्टर्न ऑफ द शिप बट लेटर द नरेटर रियलाइज्ड इट वॉज ए ह्यूज वेव। नरेटर को लगा कि काले बादल छा गए हो चारों तरफ, लेकिन कुछ देर के बाद उसको ये महसूस हुआ कि ये काले बादल नहीं थे बल्कि विशाल समुद्री काला पानी जो है वो एकदम बहुत ऊंचे गगनचुंबी हाइट तक पहुंच गई थी और वो तेजी से बोट की ओर बढ़ रही थी और उसके कारण चारों तरफ एकदम काला सा ब्लैकनेस छा गया था। द वेव वॉज परफेक्टली वर्टिकल एंड इट वॉज ट्वाइस द हाइट ऑफ द प्रीवियस वेव्स दे सॉ विद द टॉप ऑफ द वेव लुकिंग अनप्लेजेंट ड्यू टू इट्स हाइट। और ये जो लहरें थी इसकी ऊंचाई जो अभी उन्होंने पहले देखा था जो लगभग 15 मीटर थी इससे जस्ट दुगना यानी 30 मीटर यानी 30 फीट ये की ये हाइट थी। प्यारे बच्चों ये 30 फीट जो है ना काफ़ी ज़्यादा हाइट होता है। अब 30 फीट हाइट को मान के चलें जो एटलीस्ट 3rd फ्लोर बिल्डिंग होगा यानी 3 तल्ला बिल्डिंग उसकी जितनी हाइट होगी लगभग उतनी ऊंचाई। और इतना ऊंचा समुद्री पानी तेज़ी से उनके बोट की ओर बढ़ा चला रहा था और जब इन्होंने उसको देखा तो फर्स्ट में तो लगा कि काले बादल बढ़ रहे हैं, लेकिन बाद में महसूस हुआ कि ये काले बादल नहीं पानी के भयावह जो तरंगे हैं वो उनकी ओर बढ़ रही थी। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि उनको कैसा लगा होगा कि अगर ये तरंगे जो दम बिल्कुल सर के ऊपर से आ रही थी उनका जो बोट था उसको पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए काफ़ी थी। तो कैसा महसूस हो रहा होगा आप लोग यहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं। The roar increased to a thunder as the stern moved up the face of the wave, and for a moment I thought we might ride over it. But then a tremendous explosion shook the deck. A torrent of green and white water broke over the ship. My head smashed into the wheel, and I was aware of flying overboard and sinking below the waves. I accepted my approaching death, and as I was losing consciousness, I felt quite peaceful. वही हुआ, लहरें एकदम आसमान से होते हुए बोट से टकराई, पहले पिछले वाले हिस्से से टकराई, आगे का पार्ट उठ सा गया और तब अचानक से एक धमाका सा हुआ, विस्फोट सा हुआ और जो बोट था वो ऑलमोस्ट लगभग बहुत जगहों से टूट गया, फट गया आप कह सकते हैं और वो तेज़ी से पानी के अंदर डूबने लगा और विशाल गहरे पानी में समाने लगा। और ऐसा जब हुआ तो जितने भी क्रू मेंबर्स थे उनके बॉडी भी पत्तों की तरह से वहाँ पे इधर उधर टकराने लगे और ख़ास करके जो कैप्टन हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो नरेटर भी हैं, उनका सर जो था जो वो ड्राइव कर रहे थे टर्निंग व्हील से उनसे उनका सर टकरा गया। बहुत ज़ोर का चोट लगा, इतना ज़ोर का कि उनका जो कंसाइंस था, उनकी जो होश थे वो खोने लगा और वो धीरे धीरे पानी में ग्लुक 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 करके नीचे डूबने लगे और ऐसा लगने लगा कि सारा कुछ शांत होता जा रहा हो। धीरे धीरे मौत की जो शांति थी उनके दिमाग पर हावी होते जा रही थी। यानी उनको लग रहा था कि वो समुद्र के गहरे पानी में जा रहे हैं और धीरे धीरे उनका जो शरीर है वो लाइफलेस हो रहा है और तब धीरे धीरे उनके हाथ पाँव चलना भी बंद हो गए और धीरे धीरे उनका दिमाग जो है काले अंधेरे में यहाँ पर डूब गया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कुछ वर्ड्स थे, इसको आप यहाँ देखें। मीनिंग यहाँ पर ये है ट्रेमेंडस, वेरी ग्रेट इन अमाउंट। सुख पास्ट टेंस ऑफ सेक, वाइब्रेट करना, उसका पास्ट टेंस सुख है यहाँ पे डेक। ए फ्लोर ऑफ ए शिप, शिप के ऊपर का जो पार्ट होता है आगे, ठीक है, उसको डेक कहते हैं। टोरेंट, टोरेंट का मतलब है ए फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, पानी जब तेजी से बहती है खास करके समुद्री धारा, उसको टोरेंट कहते हैं। स्मैश्ड, सैटर्ड और वायलेंटली ब्रोकन, किसी चीज़ को टुकड़े टुकड़े हो जाना, एकदम बहुत तेज झटके के साथ टुकड़े होना, उसको स्मैश्ड हम लोग कहते हैं। कुचलना वर्ड भी इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पार्ट,
Unexpectedly, my head popped out of the water. A few meters away, wave walker was near capsizing, her mast almost horizontal. Then a wave hurled her upright. My lifeline jerked taut. I grabbed the guard rails and sailed through the air into wave walker's main room. सॉरी यहाँ पे रूम होगा बच्चों, रूम लिखा गया है. Subsequent waves tossed me around the deck like a rag doll. My left ribs cracked, my mouth filled with blood and broken teeth. Somehow I found the wheel, lined up the stern for the next wave, and hung on. Water, water everywhere. I could feel that the ship had water below, but I dared not to abandon. I dared not to abandon the wheel to investigate. Suddenly, the front hatch was thrown open and Mary appeared. We are sinking, she screamed. The decks are smashed. We are full of water. Take the wheel, I shouted as I scrambled for the hatch. Now, see the word meaning of some important words here. First word is capsizing. Be overturned in water, यानी पानी में किसी चीज़ का औंधे मुंह पलट जाना, that is called capsizing. Hurled, throw with a great force, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा फोर्स लगा के थ्रो कर देना पानी में खास करके. Taut, stretched और pulled tightly, किसी चीज़ को बहुत टाइट करके बांधना, that is called taut. Now, सॉरी वहाँ पे बूम ही था बच्चों, मैंने वहाँ पे रूम बोल दिया था, बूम है यहाँ पे. पोल दैट कंट्रोल्स द एंगल एंड शेप ऑफ द सेल, वानी वो जो कपड़ा बंधा होता है मास्ट के ऊपर में, वो एक पोल होता है, इसको बूम कहते हैं, उससे ही वो बंधा होता है और स्पीड को कंट्रोल करने के काम आता है. स्क्रैम्बल्ड, क्लाइम क्लाउ वंस वे, किसी चीज़ पर चढ़ना, उसको स्क्रैम्बल कहते हैं. और हैच का मतलब यहाँ पर डोर है, यानी दरवाज़ा. ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आगे क्या हुआ आप देखते हैं. यहाँ पर द नरेटर्स हेड पॉप्ड आउट ऑफ वाटर. कुछ देर तक तो शांति छाई रही, फिर अचानक से जब उसका दम टूटने लगा तो अचानक से नरेटर ने अपना सर पानी से बाहर निकाला. पॉप्ड आउट मतलब झटके से बाहर निकलना. द शिप वॉज अबाउट टू ओवरटर्न बट ए वेव टर्न हर अपराइट. बोट जो था, शिप जो था, वो लगभग एकदम पलटने वाला था, लेकिन तभी एक वेव आया, मैंने जो वेव्स जो लहरें आ रही थी वो उसको पलटने से कुछ देर के लिए बचा रही थी. हिज लाइफ लाइन जैकेट वॉज स्ट्रेच्ड. ही ग्रैब द गार्ड रेल्स एंड सेल टू द शिप्स मेन पोल. उसका जो लाइफ लाइन जैकेट था वो फैल गया था. उसने जल्दी से एक रेलिंग को पकड़ा और सेल करते हुए, तैरते हुए मेन पोल की ओर बढ़ा. द वेव टॉस्ड हिम अराउंड द डेक. लेकिन तभी जो लहर उठी उसने उसको डेक पे पटक दिया. ही वॉज इंज्योर्ड एज हिज लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड. इतना जोर से वो पटकाया था वहाँ पे कि उसका जो बायां जो रिब थे, रिब समझते हैं छाती के पास जो एक राउंड से जो अंदर इम्पिटी स्पेस है, बोन से कवर्ड, जहाँ पे हार्ट और लंग्स वगैरह रहते हैं, तो वो जो हड्डियाँ हैं उसको रिब्स कहते हैं हम लोग. तो उसके जो बाएं तरफ के रिब्स थे वो लगभग क्रैक हो गए. हिज माउथ फिल्ड विथ ब्लड. मुंह में पूरा ब्लड भर गया. एंड ही हैड ए ब्रोकन टूथ. एक दो दांत भी टूट गए. इतने जोर का झटका था, आप यहाँ पे देख सकते हैं. ही फाउंड द व्हील. किसी तरह पानी में तैरते उसने व्हील को पकड़ा. लाइन द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड वेटेड. किसी तरह उसको एडजस्ट करके नेक्स्ट वेव का इंतजार करने लगा. देयर वॉज वाटर एवरीवेयर. चारों तरफ पानी ही पानी था, नाव के अंदर भी, बोट के अंदर भी, है ना. द नरेटर कुड फील वाटर बिलो द शिप बट ही डिडंट लीव द हिल अलोन. वो पानी को महसूस कर सकता था लेकिन वो व्हील को अकेले छोड़ नहीं सक रहा था. सडनली द फ्रंट डोर ओपेंड एंड हिज वाइफ मैरी केम स्क्रीमिंग दैट दे वर सिंकिंग. तभी अचानक से सामने का दरवाजा खुला उसकी पत्नी मैरी दौड़ते हुए चिल्लाते हुए अंदर आई और बोली कि हम लोग डूब रहे हैं. सी सेड द डेक्स आर स्मैश्ड. उसने कहा कि आगे का जो पार्ट है बोट का वो स्मैश्ड हो गया, पूरा टूट गया है. वी आर फुल ऑफ वाटर. पूरा का पूरा बोट में पानी भर गया है. द नरेटर हैंडेड हर द व्हील एंड क्लाइम्ड टुवर्ड्स द टूर. और तब नरेटर ने अपने पत्नी को व्हील पकड़ा दिया, बोला कि तुम इसको पकड़ो, और वो तेजी से ऊपर दरवाजे की ओर तैरकर बढ़ने लगा. नाउ लैरी एंड हर्ब, ये दो क्रूमैन थे जो मैंने आपको पहले बताया. लैरी एंड हर्ब वर pumping like madmen. Broken timbers hung at crazy angles. The whole starboard side bulged inwards. Clothes, crockery, charts, tins, and toys sloshed about in deep water.
I half swam, half crawled into the children's cabin. Are you all right? I asked. Yes, they answered from an upper bunk. But my head hurts a bit, said Sue, pointing to a big pump above her eyes. I had no time to worry about bumped heads. After finding a hammer, screws, and canvas, I struggled back on deck with the starboard side best open. We were taking water with each wave that broke over us. If I couldn't make some repairs, we would surely sink. Some words, important words are here. See, first, timbers, wood board used in building of a ship. शिप को बनाने के लिए लकड़ी के जो मोटे मोटे तख्ते यूज किए जाते हैं उसको टिम्बर यहाँ कहा गया है. स्टारबोर्ड, साइड ऑफ ए शिप विच इज ऑन द राइट साइड व्हेन वन इज फेसिंग फॉरवर्ड. जब बोट आगे की ओर बढ़ रहा हो तो उसका आगे का जो दायां वाला हिस्सा है, ठीक है, उसको स्टारबोर्ड कहते हैं. बल्ज्ड, बल का मतलब होता है स्वेल कर जाना, फूल जाना, बाहर की ओर निकल जाना. स्लोस्ट, मूव थ्रू लिक्विड विथ ए स्प्लैशिंग साउंड, छप छप करके पानी से बाहर निकलने की कोशिश करना. बेस्ड, स्ट्राइक हार्ड और हिट, यानी किसी चीज़ से बहुत ज़ोर से टक्कर खाना या टकरा जाना, उसको बेस्ट कहते हैं यहाँ पर बच्चों. आइए आगे क्या हुआ देखते हैं. द क्रूमैन लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग द वाटर वेरी फास्ट. ये जो दो क्रूमैन थे, लैरी और हर्ब, उसमें जो मोटर पंप लगा हुआ था उसके मदद से नाव में जो पानी भर रहा था उसको तेज़ी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे. द टिम्बर्स ऑफ द शिप वर ब्रोकन एंड वर हैंगिंग बैडली. बॉडी जिससे बना हुआ था शिप का, लकड़ी के तख्तों से, जगह जगह वो टूट गए थे और इधर उधर लटक रहे थे. द स्टार बोर्ड ऑफ द शिप हैड संक. आगे का जो राइट साइड वाला पार्ट था वो लगभग पानी में आधा डूब सा गया था. क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टीन्स एंड टॉयज वर रोमिंग अराउंड इन डीप वाटर. नाव के अंदर पूरा पानी भरा हुआ था तो जितने भी सामान थे वो सामान सब नाव के अंदर पानी में तैर रहे थे. ठीक है, कपड़े थे, बर्तन थे, चार्ट था, टीन थे, टॉयज थे, सारे इधर उधर पानी में तैर रहे थे. द नरेटर स्वम एंड क्राउल्ड टू द चिल्ड्रंस केबिन एंड आस्क्ड द चिल्ड्रन वेदर दे वर ऑल राइट. नरेटर यानी जो कैप्टन थे, बिजनेसमैन, किसी तरह से रेंगते हुए और तैरते हुए बच्चों के केबिन तक पहुंचे. वहां पर जाकर उन्होंने बच्चों से पूछा कि क्या वो ठीक थे. द चिल्ड्रन रिप्लाइड यस. बच्चों ने जवाब दिया हाँ. स्यू हिज डॉटर कंप्लेंट अबाउट ए बिग बम्प ऑन हर हेड. हालांकि उनकी बेटी ने कहा कि उसको सर पे चोट लगा है और सर पे एकदम गुमड़ निकल गया है, बिग बम्प. द नरेटर डिड नॉट पे मच अटेंशन टू इट एज हिज मेजर कंसर्न वाज टू सेव देम. नरेटर ने उसकी बात को ज़्यादा अटेंशन नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अभी उनके पास सबसे पहला काम था उनकी जान बचाना. द नरेटर फाउंड स्क्रूज, हैमर एंड कैनवस. उन्होंने जल्दी से केबिन में स्क्रू ढूंढा, हैमर ढूंढा और कैनवस ढूंढा. ही वेंट बैक टू द डेक. और वो तेजी से बैक को चले गए. बैक मतलब डेक जो आगे वाला पार्ट था शिप का, उधर. द ब्रोकन स्टारबोर्ड साइड वॉज लेटिंग सो मच वाटर इन. आगे शिप का जो दाएं साइड का जो तख्ता था वो टूट गया था, वहाँ से बहुत सारा पानी अंदर घुस रहा था. इफ द नरेटर कुड नॉट फिक्स द प्रॉब्लम दे वुड ऑल सिंक इन द सी. अगर कुछ देर के तक अगर उसको अगर रिपेयर नहीं किया जाए तो पानी इतना अंदर आ जाता बोट के कि बोट पूरा धीरे धीरे समुद्र में डूब जाता और वो सारे मर जाते थे. तो सबसे पहला काम यहाँ था कि स्टार बोर्ड को किसी तरह से रिपेयर करना. समहाउ आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवस एंड सिक्योर वाटरप्रूफ हैच कवर अक्रॉस द गैपलिंग होल्स. सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड्स. तो किसी तरह वहाँ पे नरेटर ने वो जो कैनवास, स्क्रू और हैमर लेके गए थे तो उसको किसी तरह से वो जो गैप था उसको ढक कर, स्क्रू में से ठोक कर उसको रिपेयर करने की कोशिश की ताकि कम से कम पानी नाव के अंदर आ सके. मोर प्रॉब्लम एरोज व्हेन आवर हैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन्स एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड. द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली. बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर 2 spare hand pumps had been wrenched overboard along with the forestay, the jeep, the diggings and the main anchor. Then I remembered we had another electric pump under the chart room floor. I connected it to an out pipe and was thankful to find that it worked. Some important words are there. First word deflected, turn aside, यानी किसी एक और मुड़ जाना. डिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन आपने सुना होगा ये वर्ड. कैनवस, ए स्ट्रॉन्ग अनब्लीच्ड क्लोथ,
जनरली आप देखेंगे जो शूज़ बनते हैं कैनवस शूज़ के या टेंट वगैरह बनता है और ये वाटर प्रूफ होता है, पानी को इधर उधर आने जाने नहीं देता है, सो कैनवस हम लोग कहते हैं। और डेब्रिस, कूड़ा करकट, जो रबिश, बेकार की चीज़ों को डेब्रिस कहा जाता है। रेंज्ड, फुल सडनली, फुल सडनली रिमूव, यानी अचानक से किसी चीज़ को खींचना या बाहर कर देना, वो रेंज्ड कहलाता है। फोर स्टे, ए रोप टू सपोर्ट शिप्स फोर मास्ट, यानी शिप के आगे का जो हिस्सा है जो मास्ट से बंधा हुआ रहता है उसको सपोर्ट करने के लिए जो पार्ट है उसको फोर स्टे कहते हैं यहाँ पर। और डिंगीज, ए स्मॉल बोट फॉर रिक्रिएशन विथ मास्ट और सेल, छोटे छोटे बोट जो बड़े बोट में रखे रहते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो उन बोट के थ्रू सेल करते हुए अपना जान बचा सके, उसको डिंगीज कहा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ देखते हैं इसका मीनिंग। द नरेटर स्ट्रेच द कैनवस क्लॉथ एंड सिक्योर द वाटरप्रूफ हैच विच कवर द गैपिंग होल्स, यानी जो होल्स हो गए थे जहाँ से पानी तेजी से अंदर आ रहा था, नरेटर ने उसको कवर करके उसको रिपेयर करने की कोशिश की। सम वाटर स्ट्रीम बिलो एंड सम वाज नाउ डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, कुछ पानी तो अभी भी अंदर आ रहा था लेकिन बहुत सारा पानी अब डिफ्लेक्ट करके नाव के अंदर नहीं बल्कि बाहर ही रह जा रहा था। द हैंड पंप वॉज ब्लॉक्ड एज रबिश वॉज फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन एंड इंटर्ड इट, अभी ये जो हब्स और लैरी थे ये लोग पानी पंप कर रहे थे लेकिन जो डेब्रिस फ्लोट कर रहा था वो पंप में घुस गया और इसका परिणाम ये हुआ द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, इलेक्ट्रिक पंप जो था वो शॉर्ट सर्किट कर गया। एज द वाटर लेवल रोज द नरेटर फाउंड 2 हैंड पंप्स had been removed along with a rope, jeep, a small boat and the main anchor. He found another electric pump under the chart rooms. He connected it to and pipe out and started working. जब पहले वाला मोटर शॉर्ट सर्किट होकर जल गया तो नरेटर ने 2 हैंड पंप यहाँ पर पाए हैं जो एक रस्सी से बंधा हुआ था जीप के साथ, एक स्मॉल बोट के साथ एंकरिंग करने के लिए यूज हुआ था। तो वहाँ पर नरेटर को एक और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक पंप था वो मिल गया और तब उन्होंने जल्दी से उसको पाइप से कनेक्ट किया और खुद पानी निकालने का काम यहाँ करना शुरू कर दिए। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विथ एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो। सारा रात इन लोगों का जो था वो व्हील को काटते हुए, पानी को बाहर निकालते हुए और रेडियो से संपर्क करने की कोशिश करते हुए बीत गया। We were getting no replies to our mayday calls, which was not surprising in this remote corner of the world. रेडियो की मदद से वो आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिल पा रहा था और ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं था क्योंकि वो एक ऐसे समुद्र के बीच में फंसे हुए थे जिससे बाहरी दुनिया का संपर्क बिल्कुल ना के बराबर था, सिग्नल्स बिल्कुल वहाँ पर नहीं थे। Sue's head had swollen alarmingly. She had 2 enormous black eyes and now she showed us a deep cut on her arm. When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, she replied, I didn't want to worry you when you were trying to save us all. Mayday calls, the important word here, mayday calls, words used to signal ship stuck in a disaster situation through radio. यानी कोई नाव जो अभी लहर में फंस गई है, तूफान में फंस गई है और वहाँ से जो रेडियो सिग्नल के थ्रू बाहर जो कंट्रोल रूम है उनको संपर्क करने की कोशिश करने के लिए जो वर्ड्स और साउंड इस्तेमाल किए जाते हैं उसको मेडे कॉल्स कहा जाता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखें, द होल नाइट वॉज अबाउट द एंडलेस रूटीन ऑफ पंपिंग आउट द वाटर। सारा रात पानी को निकालने में, स्टेयरिंग द व्हील काटने में और वर्किंग द रेडियो पे काम करने में बीत गया। There were no replies to their signals sent over the radio as they were in the remotest part of the world. रेडियो पे कोई भी सिग्नल का जवाब नहीं मिला क्योंकि बिल्कुल ही वो वर्ल्ड के रिमोट वाले हिस्से में थे। Sue's head was now more swollen and she had 2 black eyes with a deep cut in her arm. Sue के सर पे जो चोट लगा था वो काफ़ी फूल गया था और उसकी दोनों आंखों पे चोट लगने के कारण काले हो गए थे और उसके वहाँ पर एक गहरे खाव कट के भी निशान उभर आए थे। When upon being asked why she didn't tell him about her injuries earlier, she said that she didn't want to worry him as he was trying to save all of them. जब नरेटर ने उनसे पूछा कि तुमने मुझे पहले अपने इंजरी के बारे में क्यों नहीं बताया, तो उस छोटी सी लड़की का जवाब ये था कि क्योंकि वे उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए वो अपने इंजरी को बताकर उन्हें और भी चिंतित नहीं करना चाहती थी। तो कितनी समझदार ये बच्ची थी, आप इस बात से यहाँ पर अंदाज़ लगा सकते हैं कि इतना गहरा चोट लगा हुआ है, सर एकदम फुट
फूला सा हुआ है, आंखें दोनों काली पड़ गई हैं, बाह कट गया है, खून बह रहा है, फिर भी अपने पापा को वो कह रही कि वो ठीक है, चिंता ना करें और जो काम में लगे हुए हैं उस काम को करें। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, सी by morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in or rotation. But we still had a tremendous leak somewhere below the water line, and on checking, I found that nearly all the boat's main rib frames were smashed down to the keel. In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboards partitions. We had survived for 15 hours since the wave hit, but wave walker wouldn't hold together long enough for us to reach Australia. I checked our charts and calculated that there were two small islands a few hundred kilometers to the east. One of them, Ile Amsterdam, was a French scientific base. Our only hope was to reach these pinpricks in the vast ocean. But unless the wind and seas abated so we could hoist sail, our chances would be slim indeed. The great wave had put our auxiliary engine out of action. Some important words are here. Smashed, badly broken. Kill, steel structure along the base of the ship. स्टील का बना हुआ एक स्ट्रक्चर जो शिप के नीचे होता है. पिन प्रिक्स, ए प्रिक काउस्ड बाय ए पिन. एक पिन के द्वारा जब हम आप छोटा सा छेद करते हैं तो एकदम छोटा सा होल होता है, एकदम छोटा सा. तो एक जो आइलैंड की बात की गई है, पूरे उतने बड़े समुद्र में आइलैंड वो एक पिन के प्रिक के बराबर था. पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन. द टू स्मॉल आइलैंड इन द वास्ट ओशन वर वेरी टाइनी लाइक द प्रिक काउस्ड बाय ए पिन. यानी मैंने अभी आपको बताया वही बात. अबेटेड, समथिंग अनप्लेजेंट टू बिकम लेस इंटेंस. यानी कोई ऐसा चीज़ जो बहुत दुखदाई हो सकता है, जिसके होने की संभावना है यहाँ पर, वो अबेटेड है. ऑक्सिलरी इंजन, स्मॉल सेकेंडरी इंजन यूज टू बोट शिप्स टू ऑपरेट ए विंडलास इन द शिप. यानी एक सेकेंडरी इंजन जो इन द केस ऑफ फर्स्ट इंजन फेल्यूर सपोर्ट करता है बोट को आगे ले जाने में. ठीक है. Now see, the water level was under control by the morning of January 3, so all of them took 2 hours rest in rotation. पानी रात भर पानी खाली करने के बाद, अथक प्रयास करने के बाद पानी का लेवल बहुत कम हो गया था बोट के अंदर. अब ये लोग तीनों 2-2 घंटा का रेस्ट ले सकते थे, टर्न बाय टर्न. तीनों मतलब वहाँ पे 2 क्रू मैन जो उसको हायर किया गया था और एक कैप्टन खुद यानी नरेटर. बट देयर स्टिल वॉज लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन. इतना रिपेयर करने के बावजूद भी कहीं कहीं लीक रह गया था, जहाँ से थोड़ा थोड़ा करके पानी अंदर अभी आ ही रहा था. अपॉन चेकिंग द बोट रिब स्ट्रक्चर वॉज बैडली ब्रोकन डाउन टिल द बेस ऑफ द शिप. जब चेक किया गया तो बेस जो था बोट का, उसका कुछ हिस्सा क्रैक कर गया था. ठीक है. और जिसके कारण वहाँ पे जो वाटर था वो धीरे धीरे इसके अंदर आ रहा था. द होल सेक्शन ऑफ स्टार बोर्ड वॉज होल्ड टुगेदर विथ ए फ्यू कवर्ड पार्टीशंस. और जो आगे का जो हिस्सा था शिप का, स्टार बोर्ड जिसको कहते हैं, उसको कवर्ड के बहुत सारे हिस्सों से मतलब जॉइंट करके उसको थोड़ा मजबूती प्रदान करने की कोशिश की गई थी, ताकि कुछ समय तक बोट जो है पानी की जो लहरें हैं, उसके जो थपेड़े हैं, उसको बर्दाश्त कर सके. द शिप्स कंडीशन वॉज सो बैड दैट यू डू नॉट मेक इट टिल ऑस्ट्रेलिया. बोट का कंडीशन इतना ख़राब हो गया था, इतना टूट फूट गया था, इतने डैमेज होल्स हो गए थे, ऐसा लग नहीं रहा था कि वो उस बोट के थ्रू ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच पाएंगे. द नरेटर चेक द चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड अ फ्यू किलोमीटर्स टू द ईस्ट. नरेटर ने अपने चार्ट को चेक किया तो पाया कि 2 छोटे छोटे आइलैंड जो कुछ किलोमीटर की दूरी पर थे. वन ऑफ देम वॉज इले एम्स्टर्डम. उसमें से एक था इले एम्स्टर्डम, विच वॉज ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस. जहाँ पे वो एक्चुअली फ्रेंच साइंटिफिक बेस था, जहाँ पे साइंटिस्ट लोग कुछ एक्सपेरिमेंट करते थे, वो बेस बनाया गया था. Their only hope was to search and reach that island. और उनका एक ही उम्मीद था किसी तरह से इस आइलैंड को ढूंढ लें और वहाँ पर पहुँच जाए. But only if the wind and the sea do not cause further damage. लेकिन ये तभी हो सकता था कि कोई भी तेज़ हवा ना आए या कोई भी वैसी स्ट्रॉन्ग लहर ना आए जो कि बोट को डैमेज कर दे, तभी ऐसा हो सकता था. Else their chance were slim. और अगर ऐसा हुआ
तो उनके उस द्वीप तक यानी आइलैंड तक पहुंचने के भी चांस भी बहुत कम थे। द वेव हैड डिस्ट्रॉयड द शिप्स ऑक्सिलरी इंजन, वेव ने यहाँ तक उनके जो सेकेंड इंजन था, सपोर्टिंग इंजन, उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। Now, on January 4, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. Now we had only to keep pace with the water still coming in. We could not send any sail on the main mast. Pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull apart, so we hoisted the storm jib and headed for where I thought the two islands were. Mary found some corned beef and cracker biscuits, and we ate our first meal in almost 2 days. But our respite was short-lived. At 4 p.m., black clouds began building up behind us. Within the hour, the wind was back to 40 knots and the sea were getting higher. The weather continued to deteriorate throughout the night, and by dawn on January 5, our situation was again desperate. Some important words are there. See, rigging, the ropes and wires supporting the structure of the ship, यानी लोहे के बने हुए तार और जो रस्सियाँ थी जो बोट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर को, उसको रिगिंग कहते हैं। हल, द फ्रेमवर्क ऑफ द वेसल, कोई भी जो चीज़ बनते हैं तो उसका एक फ्रेम होता है, उस फ्रेम के अंदर मटेरियल फिल करके वो बनाया जाता है, तो फ्रेमवर्क को हल कहा जाता है। रेस्पाइट का मतलब है शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट, यानी एक छोटा सा रेस्ट का टाइम, बहुत कम समय के लिए रेस्ट टाइम मिलना। डेटोरिएट यानी गेट वर्स, और भी ज़्यादा ख़राब हो जाना, यानी कि बहुत ही बुरी स्थिति में पहुंच जाना को डेटोरिएट कहते हैं। नाउ सी द मीनिंग। आफ्टर 36 hours of continuous pumping on January 4, the water was only a few centimeters left to be pumped out. 36 घंटे तक लगातार उन्होंने वाटर को पंप आउट किया, उसके बाद जाकर कुछ सेंटीमीटर पानी अभी भी बोट में बचा हुआ था जिसे पंप करना था, बट दे स्टिल हैड टू पंप आउट द वाटर विच वॉज कमिंग इन। लेकिन प्रॉब्लम यह था कि कुछ पानी अभी भी अंदर घुस रहा था, तो इसके कारण उनका जो पानी को बाहर निकालने का जो काम था वो रुक नहीं पा रहा था। दे कुड नॉट सेट सेल ऑन द मेन मास्ट, यहाँ तक कि जो मेन मास्ट था उसको भी वो रोप से अटैच करके सीधा नहीं कर पा रहे थे। दे होस्टेड द स्टॉर्म जीप एंड सेल टुवर्ड्स द टू स्मॉल आइलैंड, तब उन्होंने जीप को सेट किया और उस छोटे से द्वीप, जो दो द्वीप थे, उधर की ओर बोट का रुख को कर दिया। दे हैड देयर फर्स्ट मील इन 2 days, सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स फाउंड बाय मैरी। इस बीच मैरी ने कुछ कॉर्न बीफ, बीफ तो आप लोग जानते ही हैं किसको कहते हैं, जनरली आपको पता होगा कि ये जो बीफ है ये ख़ास करके जो वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग हैं बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो कुछ फ्राई किया हुआ बीफ था और क्रैकर बिस्किट थे जो मैरी लेकर आई, और तब ये तीनों जो क्रू मेंबर्स थे, कैप्टन और उधर लैरी और हर्ब, इन्होंने 2 दिन के बाद छोटा सा एक उनको चीज़ जो है फर्स्ट मील मिला खाने के लिए। यहाँ पर आप ये समझें। द रेस्ट पीरियड वॉज शॉर्ट लिव्ड एज ब्लैक क्लाउड्स बिल्ट अप अराउंड 4 PM। आराम करने का जो टाइम था बहुत कम ही मिल पाया इनको, क्योंकि फिर से एक बार ब्लैक क्लाउड जो है आसमान में उभरने लगे थे। द विंड वॉज नाउ 40 knots एंड द सी वॉज गेटिंग हायर। हवाएं फिर से तेज़ी से बहने लगी, 40 knots तक स्पीड इनका हो गया था, और फिर से समुद्र की जो लहर थी, जो पानी था, वो लहर के रूप में ऊपर आसमान को छूने लगा। द वेदर गॉट वर्स एंड बाय द अर्ली मॉर्निंग ऑफ January 5 द सिचुएशन वॉज बैड। मौसम फिर से ख़राब होने लगा और अगले सुबह 5 जनवरी तक सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका था। When I went in to comfort the children, John asked, "Daddy, are we going to die?" I tried to assure him that we could make it. "But Daddy," he went on, "we aren't afraid of dying if we can all be together. You and Mummy, Sue and I." I could find no words with which to respond, but I left the children's cabin, determined to fight the sea with everything I had. To protect the weakened starboard side, I decided to heave to with the undamaged part hull facing the oncoming waves. Using an improvised sea anchor of heavy nylon rope,
and 222-liter plastic barrels of paraffin. That evening, Mary and I sat together holding hands as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks. We both felt the end was very near. Two important words are here. Heave to raise or lift with effort. किसी चीज़ को उठाना या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करना बहुत मुश्किल से, बहुत प्रयासों के बाद. एंड पैराफिन, कलरलेस फ्लैम्बल ऑयल लिक्विड. पैराफिन जो है एक श्वेत रंग का कलरलेस लिक्विड, जैसे आप केरोसिन ऑयल या आप कह सकते हो कि जो ये पेट्रोल होता है, ये भी एक तरह का पैराफिन्स है. ये लिक्विड है ना. तो when the narrator went to comfort his children, his son asked him whether they were going to die. नरेटर जब अपने बच्चों के पास गए ताकि उनको थोड़ा ढांढस बंधाया जाए, तो बच्चों ने, खास करके उसके बेटे ने उनसे पूछा क्या वे लोग मरने जा रहे थे. He tried to assure him that they would make it. कैप्टन ने बच्चे को ये कहकर आश्वस्त करने की कोशिश की कि नहीं नहीं, हम लोग सारा कुछ ठीक कर लेंगे, सिचुएशन ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा. His son replied that they were not afraid to die till they all were together. तब उनके बेटे ने कहा कि डैड, मुझे मरने से डर नहीं लग रहा क्योंकि हम सारे लोग एक साथ हैं. आप, मैं, शिव, मम्मी, सारे लोग एक साथ हैं, तो हम लोग एक साथ मर जाएंगे तो हमें कोई डर नहीं है. मैंने आपको पहले ही कहा था कि मरने से डर तब लगता है जब अपनों से बिछड़ने का डर हो, और यहाँ तो सारे के सारे लोग एक साथ थे और मरते तो सारे लोग एक साथ मरते. तो उसके बेटे ने भी यही कहकर उनके मन को ढांढस देने की कोशिश की कि उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था. दिस फिल्ड द नरेटर विथ ए डिटर्मिनेशन टू फाइट बैक. उस बच्चे की इस बात को सुनकर नरेटर के अंदर फिर से एक नया जोश आ गया और उन्होंने ये डिसाइड किया वो किसी भी तरीके से लड़ेंगे, हालात से लड़ेंगे और अपने बच्चों की ज़िंदगी को बचाएंगे. ही मेड एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड. फिर से वो एक बार जो स्टारबोर्ड टूट गया था, जहाँ से पानी घुस रहा था अंदर, उसको फिर से रिपेयर करने की कोशिश करना शुरू किया. ही यूज्ड एन इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर मेड ऑफ हेवी नायलॉन रोप एंड 222-liter प्लास्टिक बैरल्स ऑफ केरोसिन द सेम इवनिंग. और उन्होंने यहाँ पर सिचुएशन को ठीक करने के लिए 2 बैरल थे केरोसिन का 22 लीटर वाला, उसको, और नायलॉन की रस्सी थी, उसको उनके मदद से स्टारबोर्ड को टाइट करके बांध कर उसको थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश की यहाँ पर. दैट सेम इवनिंग द नरेटर एंड हिज वाइफ सैट होल्डिंग हैंड्स एंड दे बिलीव्ड दैट देयर एंड वाज नियर. सारा प्रयास करने के बाद भी पानी नहीं रुक पा रहा था और उस शाम नरेटर और उसकी पत्नी हाथ में हाथ लेकर बैठे हुए थे और उनको अब लगने लगा था कि उनका जो एंड है वो नज़दीक आ चुका है, यानी अब वो शायद नहीं बचेंगे क्योंकि अब बहुत ज़्यादा देर तक बोट पानी में सर्वाइव नहीं करने वाला था. नाउ बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ January 6 with the wind easing, I tried to get a reading on the sextant. Back in the chart room, I worked on wind speeds, changes of course, drift and current in an effort to calculate our position. The best I could determine was that we were somewhere in 150,000 kilometers of ocean looking for a 65-kilometer wide island. While I was thinking, Sue, moving painfully, joined me. The left side of her head was now very swollen and her blackened eyes are narrowed to slits. She gave me a card she had made. On the front, she had drawn caricature of Mary and me with the words, "Here are some funny people. Did they make you laugh?" I laughed a lot as well. Inside was a message. "Oh, how I love you both." So this card is to say thank you and let's hope for the best. Somehow we had to make it. Some important words are there. See the first word, sextant, an instrument with graduated arc of 60 degrees for taking altitude and navigation. यानी सेक्सटेंट एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिसमें लेंस लगा होता है और जिसकी मदद से 60 डिग्री पे रोटेट करके बोट का जो एल्टीट्यूड है वो फाइंड करते हैं और साथ ही नेविगेशन यानी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने का काम भी किया जाता है उससे. कैरिकेचर, पिक्चर ऑफ पर्सन, कार्टून, ये जो लोगों का कार्टून हम लोग बनाते हैं उसको कैरिकेचर कहा जाता है. ठीक है. The ship made it through the storm and by the morning of January 6, the narrator tried to get a reading on the sextant.
He worked with wind speeds, drifted and current and calculated their position. They were in 1,50,000 kilometer area of ocean looking for a 65 kilometers wide island. Uh, अगला दिन जनवरी 6 सुबह का समय। नरेटर कंट्रोल रूम में बैठकर सेक्सटेंट की मदद से बहुत सारे कैलकुलेशन कर रहे थे। विंड स्पीड, वाटर स्पीड, जो ड्रिफ्टिंग स्पीड है, इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने का उनका पोजीशन कहाँ था। 1,50,000 किलोमीटर के एरिया में फैले हुए समुद्र में एक छोटे से 65 किलोमीटर चौड़ा द्वीप को ढूंढ रहे थे। While the narrator was still thinking, his daughter Sue joined him and she was in pain. नरेटर अभी ये सोच ही रहे थे कि तभी उनकी बेटी वहाँ पर आई और the left side of her head was swollen and her blackened eyes had narrowed down to slits. सर का जो बायां हिस्सा था काफ़ी फूल गया था, बम्प निकल आया था और उसकी जो आंखें थी वो काली हो गई थी, एकदम नैरो हो गई थी, छोटी हो गई थी, ठीक से वो देख नहीं पा रही थी। She gave him a card which she had made herself. On the front of the card was a cartoon image of her parents with words written about them being funny people and how they made her laugh. उस बच्ची ने अपने माता पिता यानी कैप्टन और मैरी का उसमें एक कार्टून बनाया था और साथ ही उसने ये लिखा था कि देखिए ये दो लोग हैं जो किस तरह आपको हंसने को मजबूर करते हैं। On the inside of the card, she told them how she loved them, loved both and she thanked them. कार्ड के अंदर उसने ये मेंशन किया था वो उन दोनों से कितना प्यार करती थी और उसने उन लोगों को धन्यवाद दिया था। दिस मेड द नरेटर रियलाइज दैट दे हैड टू मेक इट टू द आइलैंड। और ये कैरिकेचर देखने के बाद, उस कार्टून को देखने के बाद नरेटर को अंदर से ये महसूस हुआ कि वो कितने हेल्पलेस थे, कि वो अपने बच्चों को बचा नहीं पा रहे थे और जीवन की सारी उम्मीदें जो थी वो लगभग ख़त्म सी हो गई थी और एक छोटा सा आइलैंड तक भी वो शायद नहीं पहुंच पा रहे थे। आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशंस। और उस बच्ची के कारण उनके अंदर फिर से एक बार नई उम्मीद जगी और उन्होंने फिर से प्रयास करना शुरू किया, कैलकुलेशन करना शुरू किया। वी हैड लॉस्ट अवर मेन कंपास एंड आई वॉज यूजिंग ए स्पेयर which had not been corrected for magnetic variation. I made an allowance for this and another estimate of the influence of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean. About 2 p.m., I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degrees. If we were lucky, I told him with a conviction, I did not feel he could expect to see the island at about 5 p.m. Then with a heavy heart, I went below, climbed on my bunk, and amazingly dozed off. When I woke, it was 6 p.m. and growing dark. I knew we must have missed the island, and with the sail we had left, we couldn't hope to beat back into the westerly winds. At that moment, a tousled head appeared by my bunk. Can I have a hug? Jonathan asked. Sue was right behind him. Tousled head, disarranged hair of the narrator's sons. Jonathan. 2 words here. Bunk means bed. Dozed off means went off to sleep. सोने के लिए चले जाना, dozed off. What happened next? See, the narrator rechecked his calculation. Narrator ने अपने कैलकुलेशन को फिर से चेक करना शुरू किया. They lost their main compass and were using the spare on which was not correct for magnetic variation. उनका जो मेन कंपास था वो खो चुका था, पानी में डूब चुका था और जो स्पेयर था वो ठीक से मैग्नेटिक वेरिएशन शो नहीं कर पा रहा था। ही एस्टिमेटेड द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्नली करेंट्स विच फ्लो थ्रू द इंडियन ओशन। उन्होंने जो वेस्टर्नली यानी जो पश्चिमी पानी की धारा थी उसका जो इन्फ्लुएंस था इंडियन ओशन के ऊपर में कितना था, इसको गेस करने की कोशिश की। अराउंड 2 p.m. ही वेंट ऑन डेक एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर द व्हील टू 185 डिग्री। 2 बजे वो गए डेक पर और लैरी को कहा कि वो व्हील को 185 डिग्री पर मोड़ लें। He felt if they were lucky, they would see the island by 5 p.m. और उन्होंने ऐसा महसूस किया कि अगर वो लोग भाग्यशाली रहे तो 5 बजे तक आइलैंड शायद पहुंच जाएं। Then he went below and slept. इसके बाद वो नीचे गए और जाकर सो गए। He woke up around 6 p.m. and it was dark outside. वो 6 बजे लगभग सोकर उठे शाम में, तब तक चारों तरफ अंधेरा छा चुका था। He thought that they might have missed the island. उन्होंने सोचा कि शायद आइलैंड वो मिस कर चुके हैं, आइलैंड नहीं मिला। He started worrying about how they would tackle the rest
a westerly wind more as the ship was not capable to sail more. और तब उनकी चिंता और भी बढ़ने लगी कि जो पश्चिमी हवाएं थी वो उनके जो शिप था उसको और भी बहुत ज़्यादा दूर तक सेल करने में कैपेबल नहीं था. His son came and asked him for a hug. His daughter followed. लेकिन तभी उन्होंने देखा कि उनका बेटा वहाँ पर आया और उसने आते के साथ उनको हग करने की इच्छा प्रकट की, यानी गले लगने की इच्छा प्रकट की, और ठीक उसके पीछे उनकी बेटी भी थी. Why am I getting a hug now? I asked. Because you are the best daddy in the whole world and the best captain, my son replied. Not today, John, I am afraid. Why? You must be, states you in a matter of fact voice. You found the island? What? I shouted. It's out there in front of us. They chorused, as big as a battleship. I rushed on deck and gazed with relief at the stark outline of Ile Amsterdam. It was only a bleak piece of volcanic rock with little vegetation, the most beautiful island in the world. See two important words are here. Bleak, an area of land lacking vegetation, एक ऐसा जगह जहाँ पे हरे पेड़ पौधे बहुत कम पाए जाते हों, उसको ब्लिक कहेंगे. स्टार्क, शार्पली डिफाइंड, यानी किसी चीज़ को बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किया गया है, उसे स्टार्क कहते हैं. He asked that why was he getting a hug? जब उनके बेटे ने उनसे कहा कि वो उससे हक करना चाहता है, तो उन्होंने कहा कि आखिर क्यों अचानक से हक करने की इच्छा जागी. His son replied that he was the best daddy in the world and also called him the best captain. तब उनके बेटे ने कहा कि वो दुनिया के सबसे अच्छे डैडी थे और दुनिया के सबसे अच्छे कैप्टन भी थे. The narrator replied that he was afraid. नरेटर ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे तो डर है, मुझे तो डर लग रहा था. So he told him then that they had found the island which was as big as a battleship. तब उनकी बेटी ने उनको बताया कि आइलैंड मिल चुका है और ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये ज़्यादा ज़्यादा एक जो बैटल शिप होता है, जो युद्ध में युद्ध होने वाला शिप है, बस उतना ही बड़ा होगा वो आइलैंड. द नरेटर रश टू द डेक एंड गेव ए साई ऑफ रिलीफ. दे कुड सी द कंप्लीट आउटलाइन ऑफ इले एम्स्टर्डम. ऐसा सुनने के साथ ही वो दौड़कर डेक के पास गए और बाहर जब देखा तो एक राहत भरी सांस आ भरी. वहाँ से इले एम्स्टर्डम को बखूबी देखा जा सकता था. देयर वॉज ए ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक इन फ्रंट ऑफ देम. वॉल्केनिक रॉक का एक छोटा सा हिस्सा जो समुद्र में तैरता हुआ आइलैंड के रूप में उनको सामने दिखाई पड़ रहा था. इट हैड ए लिटिल वेजिटेशन. बहुत कम वहाँ पे पेड़ पौधे नज़र आ रहे थे. इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड. और ये दुनिया का सबसे अच्छा खूबसूरत आइलैंड था. वी एंकर्ड ऑफ फॉर द नाइट and the next morning all 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore. और तब उस रात हमने अपना बोट का जो एंकर है उस द्वीप पर डाला और अगले सुबह उस द्वीप में रहने वाले कुल जो 28 लोग थे वो हमारा स्वागत करने के लिए, हमारी मदद करने के लिए वहाँ खड़े थे. With land under my feet again, my thoughts were full of Larry and Herb, cheerful and optimistic under the direst stress, and of Mary, who stayed at the wheel of all those crucial hours. Most of all, I thought of a 7-year-old girl who did not want us to worry about a head injury. We subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull, and of a 6-year-old boy who was not afraid to die. Some few words important. Anchored, मूर ए शिप टू द सी बॉटम, यानी सी बॉटम से बोट के बॉटम को समुद्र के एकदम किनारे वाले हिस्से में गाड़कर बोट को रोक देना, दैट इज कॉल्ड एंकर्ड. ऑफ स्पोर, सिचुएटेड एट द सी सम डिस्टेंस फ्रॉम द शोर, समुद्र के किनारे से थोड़े से सामने वाले दूरी को ऑफ शोर कहते हैं. अशोर, ऑन द शोर ऑफ द लैंड, यानी जहाँ पर समुद्र और ज़मीन मिलते हैं वो वाला पार्ट अशोर कहलाता है. ऑप्टिमिस्टिक, होपफुल एंड कॉन्फिडेंट, यानी जो आशावादी है जिसके अंदर नया उम्मीद विश्वास हो, ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं. दे मूव्ड द शिप एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द शोर एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग 28 inhabitants of the Amsterdam island helped them to move on the shore of the land. As he felt the land again on his feet, he thought of his crewman and his wife. और जब अगले सुबह उन्होंने एंकर्ड किया बोट को और पहली बार उनके पाँव के तले ज़मीन का हिस्सा आया तो एक बार फिर से नरेटर ने सोचना शुरू किया और
जो सोच में लोग आए, वो दो हार्बन लैरी थे, उनकी पत्नी थी, जो इतने वर्स्ट और डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी उनका साथ देते रहे। और यहाँ तक कि जो विल था, उनकी पत्नी ने ही हैंडल किया बहुत लंबे समय तक। ही ऑल्सो थॉट ऑफ हिज 7 year old डॉटर हु वॉज इंजोर्ड बैडली। यहाँ उन्होंने अपने बेटी के बारे में सोचा, जो महज 7 साल की थी और जो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। सी हैड टू गो थ्रू 6 माइनर ऑपरेशन टू रिमूव द ब्लड क्लॉट्स इन हर हेड। बाद में उसको 6 माइनर ऑपरेशन करवाने पड़े, जो ब्लड क्लॉट हो गया था हेड में, उसको हटाने के लिए। और सबसे अधिक हिज सन हु नेवर गिव अप एंड वाज नॉट अफ्रेड टू डाई। और सबसे ज़्यादा तो उन्होंने मन ही मन धन्यवाद किया अपने बेटे को, जो जिसने कभी हिम्मत नहीं हारी और जो मरने से डर नहीं रहा था, क्योंकि वे सभी साथ थे। और इस तरह से ये कहानी जो है यहाँ पर समाप्त हो जाती है बच्चों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और आपने इस पूरे वीडियो को देखा, तो इसके लिए सभी को मैं बहुत बहुत थैंक देना चाहता हूँ। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि अब आप इसको पूरी तरह से समझ गए होंगे। और जो क्लासेस हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका अफसोस शायद आप लोगों को ना हो, क्योंकि जो चीज़ क्लास में पढ़ाया जा सकता था, उससे भी बेहतर तरीके से मैंने आपको इस वीडियो में पढ़ाने का प्रयास किया है। और आप लोगों से उम्मीद यही करता हूँ कि आप सभी इस वीडियो को देखेंगे, बार बार देखेंगे, और जो कहानी को मैंने एक्सप्लेन किया है, जो लाइन्स यहाँ पर लिखे गए हैं, आप उसको पढ़ें, तो आपको इस कहानी का हर लाइन समझ में आएगा। और तब मैं जल्द ही आपके लिए इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स हो सकते हैं, जो एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं, को लेकर आऊँगा। तब तक के लिए मुझे आप लोग इजाज़त दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।